आज अपना ऑडिट का 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी ऑडिट। अपने सिलेबस में दो ऐसा चैप्टर है जिसका मार्क्स कवरेज ज़्यादा है, वो है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 2 भी 15 मार्क्स का था एंड चैप्टर 5 भी 15 मार्क्स का है। एंड इन दोनों चैप्टर को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, सब 10 मार्क्स, ईच ऑफ 10 मार्क्स। मतलब टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें 2 चैप्टर 15 + 15 होता है, तो 15 + 15 30 हो गया। तो 80 से 30 हटा दीजिए, बचा 50। तो 50 मार्क्स का बाकी का 5 चैप्टर है, ईच चैप्टर ऑफ 5 मार्क्स, सॉरी ईच चैप्टर ऑफ 10 मार्क्स। ये कंपनी ऑडिट है, बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। मतलब कोई कंपनी यदि ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो ऑडिटर को अपॉइंट करने का रूल्स क्या है, ठीक है। ये रूल्स सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। मतलब कोई भी कंपनी यदि कभी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो अपॉइंट करने के लिए कंपनी लॉ में क्या रूल्स है, तो सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज लॉ, सेक्शन 139 ऑफ कंपनी लॉ में, ठीक है, 2013 में ये इसके बारे में रूल्स लिखा हुआ है। रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अपने लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑडिटर का मतलब एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करता है, जो पहली बार जिस ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ठीक है, उस ऑडिटर को अपॉइंट करने का रूल्स क्या है। मतलब एक कंपनी जब पहली बार कोई ऑडिटर को अपॉइंट करता है, पहली बार मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम ऑडिटर, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन हुआ करवा लिया है, अब इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको ऑडिटर चाहिए, तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का रूल्स क्या है। इसका रूल्स सेक्शन 139। इसका रूल्स पढ़ते समय हम लोग कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक को बोलेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। यदि आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब आप गवर्नमेंट कंपनी यदि नहीं है तो आप नॉन गवर्नमेंट हो गए, ठीक है। यदि आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो आपका रूल्स है 139 सबसेक्शन 6 में। इसमें बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है, सबसे पहला पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। फर्स्ट पावर है बोर्ड ऑफ BOD, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फर्स्ट पावर है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चाहिए कि ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। मतलब कंपनी जैसे रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज, ठीक है, कंपनी क्या करेगा, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाए 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो मेंबर्स का मतलब जो शेयर होल्डर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के जो मेंबर्स है, मेंबर्स वो अगले 90 डेज के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। पर यहाँ जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए जो मीटिंग बुलाया जाएगा, उस मीटिंग का नाम होगा EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। AGM नहीं, बिकॉज AGM तो 1 साल बाद होने वाला है, ठीक है। AGM के पहले कोई मीटिंग यदि होता है शेयर होल्डर्स का, उस मीटिंग को बोला जाता है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मतलब यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर जाए, 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो मेंबर्स 90 दिन के अंदर EGM बुलाकर अपॉइंट करेगा। यदि मेंबर्स भी फेल कर जाए, मेंबर्स भी नहीं कर पाए, जो मेंबर्स है वो भी नहीं कर पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है, और विदिन रीजनेबल टाइम, मतलब रीजनेबल टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के अंदर अपॉइंटमेंट करेगा। रीजनेबल टाइम का एक्सप्लेनेशन लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये कंपनी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, कंपनी के कैपिटल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पर रीजनेबल, जितना रीजनेबल को हम लोग ऐसे आपको समझा सकते हैं, जितना पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एक बार फिर से बताएंगे हम आपको, यदि फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, यदि हम लोग समझना चाहें
कि एक कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, यदि वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, यदि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग यदि है तो 50% से कम होगा, गवर्नमेंट का यदि शेयर्स है तो 50% से कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए उस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए। 51% गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। इसका मतलब किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक लेस देन 50% है, मतलब 49 या उससे कम है, तो कहलाएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का रूल्स क्या बताएं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का? सबसे पहले क्या बताएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। 30 दिन खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर खत्म। ठीक है, 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर किसके पास पावर है? शेयर होल्डर के पास पावर है। 90 दिन के अंदर शेयर होल्डर से अपॉइंट करेगा। 90 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स भी नहीं कर पाया तो उसका भी पावर खत्म, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मेंबर से अपॉइंट करेगा उस समय जो मीटिंग बुलाया जाएगा उस मीटिंग का नाम होगा EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नॉर्मल मीटिंग में काम नहीं हो सकता है क्योंकि EGM अभी तक हुआ नहीं है। यदि आपका गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी यदि है गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में। गवर्नमेंट कंपनी में 60 इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर कैग का मतलब होता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऐसा बॉडी है जो गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करता है, जो गवर्नमेंट का सारे गवर्नमेंट कंपनी का इनके नज़र में उनका अकाउंट्स सब चेक होता है। तो ये कैग अपॉइंट करेगा। यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग के पास पावर है कि इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करेगा। यदि कैग फेल कर जाए, कैग यदि फेल कर जाए, कैग यदि अपॉइंट नहीं कर पाया, ठीक है, तो 30 डेज के अंदर, अगला 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, अगले 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, इस यदि कैग फेल कर जाता है, सबसे पहला पावर किसका है? कैग का पावर है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर है कि रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। जैसे 60 दिन खत्म हो जाता है, यदि कैग अपॉइंट नहीं कर पाएगा तो उस कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है BOD, अगले 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। यदि BOD फेल कर जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल कर जाए, ठीक है, ऐसे केस में कंपनी का शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, वो अगले 60 दिन के अंदर EGM बुलाएगा और फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, बहुत ईजी है याद रखना। यदि हम लोग बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर पावर किसके पास है? BOD के पास पावर है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। जैसे 30 दिन खत्म हो गया, पावर किसके पास आ जाएगा? शेयर होल्डर के पास आ जाएगा। पर शेयर होल्डर के पास 90 दिन का समय है, पर ये 90 दिन इनकॉर्पोरेशन से लेकर, मतलब इनकॉर्पोरेशन के समय से लेकर 90 दिन के अंदर। इसका मतलब ऐसे बात कर सकते हैं, ये 30 डेज खत्म होने के बाद इनके पास 60 दिन का टाइम बचेगा। 60 डेज के अंदर ये लोग क्या कर सकता है? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। ठीक है, पर इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, ये EGM में होगा। ये तब अप्लाई होगा जब BOD फेल करेगा। जब BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल करेगा तब पावर शेयर होल्डर के पास आएगा। शेयर होल्डर भी फेल कर जाएगा तो पावर किसके पास आएगा? पावर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रीजनेबल टाइम के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो ऐसे याद रखेंगे, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 90 दिन के अंदर शेयर होल्डर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल तो शेयर होल्डर 90 दिन के अंदर, वो भी फेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीजनेबल टाइम के अंदर अपॉइंट करेगा। यदि आपका गवर्नमेंट कंपनी है तो पहले 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर कैग फेल कर जाएगा तो अगला 30 दिन के अंदर BOD, वो भी फेल कर जाएगा अगले 60 दिन के अंदर। ठीक है, अगले यहाँ पर अगला ध्यान रखना, नेक्स्ट मतलब 60 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 60 दिन के अंदर कैग के पास पावर है। 60 दिन जब खत्म होगा तो अगला 30 दिन के अंदर पावर किसके पास है? BOD के पास है। वो 30 डेज जब खत्म होगा तो अगले 60 दिन के अंदर पावर है मेंबर्स के पास, EGM बुलाकर अपॉइंट कर सकता है।
एजीएम बुलाकर अपॉइंट कर सकता है। ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, ये जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, इनका ऑफिस टिल फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा। ठीक है, इनका ऑफिस कब तक होगा, ये कब तक काम करेगा, ऑफिस टिल फर्स्ट एजीएम, पहला एजीएम तक ये ऑफिस में काम करेगा आपका। मतलब ये जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये ऑडिटर जब भी अपॉइंट होगा, कंपनी का फर्स्ट एजीएम जिस दिन जब तक नहीं होता है तब तक ये कंपनी का ऑडिटर रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर चेंज होगा। इसका मतलब अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑडिटर का काम, फर्स्ट ऑडिटर पहले एजीएम तक ही बना रहेगा, फर्स्ट एजीएम में आकर ऑडिटर को चेंज करना है। इसका मतलब अपने लोग अब ये बात करने वाले हैं कि सेकेंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड एक्सेट्रा, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सेक्शन 139 में ही रूल है, पर इसका देखिए, इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है। मैंने पहले पढ़ना चाहिए था ये, पर ये पहले पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे पहले फर्स्ट ऑडिटर, फिर पढ़ेंगे सेकेंड ऑडिटर। इसका मतलब जो पहला ऑडिटर जो अपॉइंट किए थे वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, वो ऑफिस होल्ड करेगा पहले एजीएम तक। कंपनी का जो फर्स्ट एजीएम होता है उस डेट तक होल्ड करेगा। इसका पहले एजीएम में कंपनी फिर से ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका ऑफिस पीरियड है 5 ईयर्स। मतलब फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो ऑडिटर 6th एजीएम तक काम करेगा। वो कब तक काम करेगा, 6th एजीएम, क्योंकि 5 साल बाद ना, तो एक फर्स्ट एजीएम हो चुका है, 5 साल तक ऑफिस होल्ड करना है, तो 5 एजीएम अपॉइंट करेगा। तो एजीएम का नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट एजीएम में तो अपॉइंट किए हैं एंड 5 साल तक वो ऑफिस हेल्ड करेगा। इसका 6th एजीएम तक वो आपका ऑफिस वो होल्ड करेगा। ठीक है, ठीक है, वो आपका कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर जो अपॉइंट होगा 5 साल के लिए एंड 6th एजीएम तक वो काम करेगा। ये रूल आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए है। यदि आपका गवर्नमेंट कंपनीज है तो एवरी ईयर ऑडिटर अपॉइंट होगा, एवरी ईयर ऑडिटर अपॉइंट होगा। आपका फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 180 दिन का समय रहता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम, 30 सितंबर मत लिख देना, 180 डेज का टाइम रहता है। उस टाइम के अंदर कैग के पास पावर है, एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ये जो ऑडिटर बनेगा ये नेक्स्ट एजीएम तक बनेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में एवरी ईयर ऑडिटर अपॉइंट होगा। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में सिर्फ पहला ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो 1 साल के लिए, मतलब फर्स्ट एजीएम तक के लिए, एंड फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा 5 ईयर्स के लिए। लेकिन यदि आपका गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर आपको एवरी ईयर अपॉइंट करना पड़ेगा एंड उसका अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जब होगा उसके 180 दिन के अंदर आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना पड़ेगा। और आप नहीं कर सकते, कैग के पास पावर है, कैग ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये रूल्स था अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, ये रूल्स था अपना सेकेंड ऑडिटर का एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑडिटर था ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, पहले एजीएम तक। और इसमें यदि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 6th एजीएम तक, और यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो हर 1 साल। एक बात और याद रखना, फर्स्ट ऑडिटर इसका फर्स्ट ऑडिटर का उम्र तो सिर्फ 1 साल रहा। फर्स्ट ऑडिटर का उम्र कितना रहा, फर्स्ट ऑडिटर का उम्र मैक्सिमम 1 साल रहा ना, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक है। तो इसका फर्स्ट ऑडिटर का जो उम्र है, लाइफ है, मैक्सिमम 1 ईयर्स हो गया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर को चांस दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में रीअपॉइंट हो सकता है। मतलब जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको फर्स्ट एजीएम में 5 साल के लिए कार्यभार दे सकते हैं, उसका ऑफिस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट एजीएम जो फर्स्ट ऑडिटर जो है, जो फर्स्टली अपॉइंटेड हुआ था, फर्स्ट एजीएम आने पर उसको अगले 5 साल के लिए हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑडिटर के पास, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट का एलिजिबिलिटी है। यदि वो नहीं बनना चाहे या कंपनी नहीं रखना चाहे तो अलग बात है। ऐसा हो सकता है वो बोले नहीं हम नहीं बनेंगे, मेरे पास समय नहीं है, या फिर हमको कंपनी से इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम कंपनी का काम ठीक नहीं है।
या फिर कंपनी उसको बोल दे कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। दोनों केस में ये दोनों केस नहीं होता है, ये दोनों में से दोनों केस नहीं होता है। इसका मतलब होगा जो फर्स्ट ऑडिटर था वही कंपनी का सेकेंड ऑडिटर भी बनेगा, कंपनी का ऑफिस 5 ईयर्स तक को होल्ड करेगा। ठीक है, इसका हम लोग बात किए फर्स्ट ऑडिटर के बारे में, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट तो हो ही गया सारा। लेकिन अब हम लोग बात करें कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब कोई ऑडिटर बीमार पड़ गया, नहीं आ पा रहा, कोई ऑडिटर एक्सपायर कर गया, कोई ऑडिटर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई ऑडिटर लुनैटिक का मतलब ऑडिटर पागल हो गया, ठीक है, या कोई ऑडिटर का सस्पेंशन हो गया, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सस्पेंड कर दिया, ऐसा भी होता है, उसको बोलते हैं लोग कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एक ऑडिटर काम छोड़ के चला गया। तो काम छोड़ कैसे जा सकता है? या बीमार पड़ जाएगा, या एक्सपायर कर जाएगा, या इंसॉल्वेंट हो जाएगा, या उसका मेंटल प्रॉब्लम हो गया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसा कोई भी केस यदि हो तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया ऑडिटर ले आएगा। ऐसा कोई भी केस हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी अ न्यू ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगला 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, पर एक स्पेशल केस है, यदि कोई ऑडिटर रिजाइन करके चला जाए, ऑडिटर रेजिग्नेशन दे दे। रेजिग्नेशन एक डिफरेंट इशू है ना। रेजिग्नेशन इसलिए देगा क्योंकि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट के साथ उसका पट नहीं रहा, उसको काम करने में दिक्कत हो रहा है, अब रिजाइन करके चला गया। रेजिग्नेशन यदि हो जाए उसका वैकेंसी को पूरा करने के लिए शेयर होल्डर्स को आना पड़ेगा। उसका वैकेंसी को पूरा करने के लिए शेयर होल्डर्स को आना पड़ेगा। शेयर होल्डर जब भी आएगा उस मीटिंग का नाम होगा EGM। 90 दिन के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। 90 डेज के अंदर नया ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। यदि रेजिग्नेशन होता है तो रेजिग्नेशन के केस में किसका आना जरूरी है? रेजिग्नेशन के केस में शेयर होल्डर्स मीटिंग जरूरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें नया ऑडिटर अपॉइंट होगा। यदि आपका ये रूल्स था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 का। ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 में ही गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ है। उसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी में यदि कोई कैजुअल वैकेंसी होता है, ठीक है, तो कैग अगले 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, नया ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, एक फास्ट हम रिकैप करते हैं। फास्ट रिकैप, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। सबसे पहले क्या बताएं, पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कब होगा? तो 30 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर BOD के पास पावर है। ठीक, उसके बाद 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर के पास पावर है। ये दोनों नहीं कर पाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और ये रूल किसके लिए अप्लाई होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ये लोग ये जो भी अपॉइंटमेंट होगा, इनका ऑफिस का टाइम कब तक है? फर्स्ट AGM तक। ये लोग फर्स्ट AGM तक कंपनी का ऑडिटर बने रहेंगे। यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर कैग, उसके बाद 30 दिन तक BOD, उसके बाद 60 दिन की तक शेयर होल्डर्स के पास पावर है। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा फर्स्ट AGM तक ऑफिस होल्ड करेगा। सेकेंड AGM में क्या बताएं सेकेंड ऑडिटर का, कि हर एक AGM में या पहला AGM में, फर्स्ट AGM में सेकेंड ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है, वो 5 साल तक ऑडिटर बना रहेगा, 6th AGM तक वो काम करेगा। ठीक है, यदि गवर्नमेंट कंपनीज है तो 180 हर एक ईयर का स्टार्टिंग फर्स्ट 180 डेज के अंदर, ठीक है, कैग ऑडिटर अपॉइंट करेगा और वो ऑडिटर फर्स्ट AGM तक ऑफिस को होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर ही सेकेंड ऑडिटर बन सकता है। यदि वो मना ना कर दे या फिर कंपनी उसको अपॉइंट ना करना चाहे तो अलग बात है। कैजुअल वैकेंसी मतलब अचानक से ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑडिटर का पोस्ट खाली हो जाए। यदि पोस्ट खाली हो जाए नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में ड्यू टू इलनेस, डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनैटिक्स और सस्पेंशन के कारण, तो 30 दिन के अंदर BOD अपॉइंट करेगा। रेजिग्नेशन होने पर शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा जिसको AGM बोलते हैं, 90 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट होगा। ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो 30 दिन के अंदर कैजुअल वैकेंसी को पूरा करेगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर।
सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 में इसका रूल्स है कि ऑडिटर का रोटेशन कैसे होगा। ऑडिटर का रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद जब उसका टर्म खत्म हो जाएगा तो फिर अगले कितने दिन तक उसको ऑडिटर नहीं बनाएंगे, मतलब उसको रोटेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर एक कंपनी में 5 साल के लिए एक कंपनी का ऑडिटर बन गया 5 साल के लिए, तो 6th AGM में फिर से उसको बना लेंगे ऑडिटर, 11th AGM में फिर से उसी को बना लेंगे। ऐसा रूल्स नहीं है, ठीक है। इसका रोटेशन होगा, मतलब एक ऑडिटर 5 इयर्स तक कंपनी का ऑडिट करेगा, उसके बाद अगला 5 साल तक कोई और करेगा, उसके बाद अगले 5 साल तक फिर पहले वाला आदमी आ सकता है। समझाते हैं कैसे, तो समझिए पहले रोटेशन का पहले मनी क्या बताएं कि एक ऑडिटर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, रोटेट करे, कंपनी उसको चेंज करता रहेगा। सबसे पहला बात, ये रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रोटेशन का रूल्स 3 कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक OPC 1% कंपनी, एक स्मॉल कंपनी और एक IFSC कंपनी, मतलब इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर, ये 3 कंपनी के लिए रोटेशन वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो किसके लिए अप्लाई होगा, तो जितने भी लिस्टेड कंपनी जितने भी हैं सबके लिए अप्लाई होगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड यदि पब्लिक कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए अप्लाई होगा। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है पर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए अप्लाई होगा। एंड कोई भी कंपनी जिसका बोर्डिंग्स मतलब जिसका लोन 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनके लिए रोटेशन का रूल अप्लाई होगा। रोटेशन का मतलब यदि कोई इंडिविजुअल को हम लोग बनाते हैं, यदि कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल, मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया, मान लीजिए मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट किया, तो मिस्टर एक्स 5 साल तक ही अपॉइंटमेंट ले सकता है, मतलब उसको 5 इयर्स तक ही ऑडिटर रख सकते हैं। 5 इयर्स के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर वाई को रखना पड़ा, ये 5 इयर्स तक रहेगा। 5 इयर्स के बाद इसका अगले 5 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये मिस्टर वाई का अपॉइंटमेंट कर दिए। इसका मिस्टर वाई का 5 साल जैसे पूरा होगा तो फिर मिस्टर वाई को हट जाना पड़ेगा। अब मिस्टर एक्स चाहे तो 5 साल के बाद फिर से रिअपॉइंटेड हो सकते हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल के केस में एक कंपनी का ऑडिट आप 5 इयर्स तक ही कर सकते हैं। 5 इयर्स के बाद आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा, अगले 5 साल तक कोई और करेगा, उसका जब 5 साल खत्म होगा तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप फर्म तो आपको 2 टर्म मिलेगा, 2 टर्म 5 इयर्स ईच, 2 टर्म्स ईच ऑफ 5 इयर्स, मतलब 10 इयर्स। इसका मतलब यदि पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी का ऑडिट यदि लेता है तो 10 साल तक उसको ऑडिट कर सकता है। 10 साल के बाद, ठीक है, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। 10 इयर्स के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब फिर से उसको गैप छोड़ना पड़ेगा। फिर कितने दिन का गैप छोड़ना पड़ेगा, फिर से 10 साल का। कैसे 10 साल का, क्योंकि आपको टर्म मिला है 10 इयर्स का, तो आप जैसे हटिएगा फिर जिसको मिलेगा वो फिर 10 साल करेगा। 10 साल के बाद फिर आपका फर्म आ सकता है। और याद रखिएगा, फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर्स, जिस फर्म का कॉमन पार्टनर्स हैं तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक फर्म का नाम है एक्स एंड कंपनी, इसमें पार्टनर्स था, इसमें पार्टनर्स है एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ठीक है। ये 10 इयर्स तक काम कंप्लीट कर लिया, ये 10 साल तक ऑडिट कर दिया, ये ऑडिट 10 साल तक कंप्लीट कर लिया। तो दूसरा ये लोग ही एक और फर्म चलाता है, इसका पार्टनर्स का नाम है ए, बी एंड जेड। देखो जेड कॉमन पार्टनर आ गया ना, इसका मतलब ये 10 साल बीतने के बाद जब इसका 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये फर्म उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता है, उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको 2 इयर्स मिला है, 2 टर्म मिला है 5-5 साल के लिए, 10 साल तक ऑडिट करिए। 10 साल के बाद कोई फ्रेश फर्म आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा, ऐसा कोई ऑडिट फर्म नहीं आएगा जिस ऑडिट फर्म का पार्टनर कॉमन है। कॉमन का मतलब
कॉमन का मतलब जैसे जो अभी ऑडिट कर रहा था उसका कोई पार्टनर यदि नई वाले फर्म का यदि पार्टनर होता है तो नया वाला फर्म का अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, वो उसका अपॉइंटमेंट का एलिजिबिलिटी वो फुलफिल नहीं करेगा, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एक बार देखिए फटाफट, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। जो कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करता है उस ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसके बारे में रूल्स लिखा हुआ है। यदि आप इंडिविजुअल हैं, मतलब आप अकेला इंसान हैं और आप किसी कंपनी का ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन चार्टर अकाउंटेंट का होना चाहिए। यदि आप फर्म चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो फर्म का जो मेजॉरिटी पार्टनर होगा, मेजॉरिटी पार्टनर वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस इंडिया में होना चाहिए एज अ चार्टर अकाउंटेंट। मतलब मेजॉरिटी पार्टनर का मतलब 4 पार्टनर है तो 3 पार्टनर सीए होना चाहिए और इंडिया में ही उसका काम होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए 6 पार्टनर है तो 4 पार्टनर इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, 2 पार्टनर बिना सीए भी रहेगा तो चलेगा। यदि आप एलएलपी है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो इसमें जो साइन करेगा वो सिर्फ सीए होना चाहिए। इसका मतलब यदि अकेला कोई सीए है तो एलएलपी खोल सकता है, बहुत सारा स्टाफ रख के काम कर सकता है, लेकिन जो साइन करेगा और फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये बन सकता है, ये लोग क्या है, ये लोग ऑडिटर हो सकता है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये लोग कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। सबसे पहला, कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बनेगा, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बनेगा, मतलब आप यदि कंपनी चलाते हैं तो आपका ऑडिट कोई कंपनी नहीं करेगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है एलएलपी। एलएलपी भी कंपनी की तरह होता है, एलएलपी को छोड़कर बाकी कोई कंपनी दूसरे कंपनी को ऑडिट नहीं करेगा। कोई भी चार्टर अकाउंटेंट जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का आप ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। हाँ, आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट में बताए थे कंपनी का स्टाफ भी करता है, लेकिन वो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो साइन करता है ना एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो आप नहीं बन सकते हैं। कंपनी का स्टाफ है तो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन who is a partner in a firm and also in employment of a company, मतलब एक पर्सन जो है एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मतलब फर्म का पार्टनर है। ठीक है, और वो जिस कंपनी में काम करता है और कहीं काम भी करता है, तो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का ऑडिटर ना ही वो बन पाएगा ना ही उसका फर्म बन पाएगा। फिर समझिए, सपोज करिए मिस्टर XYZ एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक्स जो है पार्टनर है और एक्स ना ए लिमिटेड में जॉब करता है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, उसमें जॉब करता है। तो एक्स ए लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता है और उसका फर्म जो है XYZ वो भी ए लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता। इसका मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर यदि किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है तो जिस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है उस कंपनी का ऑडिट वो नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई पर्सन यदि किसी कंपनी से 5 लाख या उससे ज़्यादा का लोन लेकर रखा है, ठीक है, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी कंपनी का कोई सिक्योरिटी खरीद के रखा है, सिक्योरिटीज का मतलब डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब खरीद के रखा है, तो आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु हैज बिजनेस रिलेशन विथ एनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, मतलब यदि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम है ए, ठीक है, उसका नाम है ए, ठीक है, उसका बिजनेस रिलेशन, उसका बिजनेस एक्स लिमिटेड का ऑडिट करना चाहता है, तो यदि इसका ए का रिलेशन इस कंपनी के होल्डिंग के साथ या सब्सिडी के साथ होगा, मतलब एक्स का, इस पर्सन का रिलेशन, ए का रिलेशन
एक्स लिमिटेड का होल्डिंग या सब्सिडी के साथ में होता है तो एक्स ए जो है एक्स लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी पर्सन का रिलेशन किसी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी के साथ हो तो उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए, मिस्टर ए जो है एक्स लिमिटेड का ऑडिट करना चाहता है, पर मिस्टर ए जो है उसका होल्डिंग एंड सब्सिडरी में से किसी एक के साथ यदि उसका कोई बिजनेस रिलेशन होता है तो मिस्टर ए एक्स लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव किसी कंपनी का डायरेक्टर हो उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, बाकी का कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब जिस कंपनी में आपका रिलेटिव में से कोई भी डायरेक्टर है, तो जिस कंपनी में आपका रिलेटिव में से कोई भी डायरेक्टर है, ठीक है, उस कंपनी का आप क्या नहीं कर सकते हैं, उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, बाकी कंपनी कर पाइएगा। किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर्स आपका कोई भी रिलेटिव 1 लाख या उससे ज़्यादा का खरीद के रखा है तो उस कंपनी का आप ऑडिट नहीं कर पाइएगा। कोई भी पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, कहीं पर फुल टाइम जॉब करता हो 10 से 5, वो किसी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता है। एक पर्सन एक बार में मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट करेगा। ये 20 कंपनी काउंट करते समय ओपीसी मत लेना, स्मॉल कंपनी मत लेना, एंड प्राइवेट कंपनीज का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो मत लेना। ठीक है, इसका मतलब 20 कंपनी में आप ऑडिट कर सकते हैं एक बार में। ये 20 काउंटिंग करते समय ओपीसी को छोड़ देना, स्मॉल कंपनी को छोड़ देना, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपया से कम है उसको छोड़ देना। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट कन्विक्ट माना हो, मतलब दोषी माना हो किस काम के लिए, किसी फ्रॉड के लिए। ठीक है, तो जब उसको जब कन्विक्ट माना गया तब से 10 साल तक वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। इसका मतलब किसी फ्रॉड के केस में यदि आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, और आपको कोर्ट सजा सुना देता है, तो जब से सजा सुनाएगा तब से 10 साल तक, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स था डिस्क्वालिफिकेशन का। ये रूल्स किसका, हम लोग का डिस्क्वालिफिकेशन का। फास्ट रिकैप करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या बताएं, इंडिविजुअल है तो सीए होना पड़ेगा, फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर को सीए होना पड़ेगा, इंडिया में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एलएलपी है तो जो साइन करेगा उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है, पहला डिस्क्वालिफिकेशन। एक्सेप्शन है एलएलपी, कंपनी का अपना स्टाफ ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, किसी फर्म का यदि आप पार्टनर हैं और आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी फर्म का पार्टनर है और आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का ऑडिट आपका फर्म नहीं कर सकता है, उस कंपनी का ऑडिट आपका फर्म नहीं कर सकता है। जिस कंपनी से आप 5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का आप लोन लेकर रखे हैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाइएगा। किसी कंपनी का शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आप खरीद कर रखिएगा, ठीक है, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी कंपनी के होल्डिंग या सब्सिडरी, किसी कंपनी के होल्डिंग या सब्सिडरी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप रखता हो तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसका कोई रिलेटिव किसी कंपनी का डायरेक्टर हो तो भी वो कंपनी ऑडिट नहीं कर पाएगा। कोई भी पर्सन जिसका कोई रिलेटिव किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा हो और शेयर्स का फेस वैल्यू 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा है तो उस कंपनी का ऑडिट आप नहीं कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर आपका चाचा एक कंपनी का, या आपका चाची या आपका बुआ या फुआ जो भी है किसी कंपनी का 1 लाख रुपया से ज़्यादा का शेयर्स खरीद के रखा है, तो जिस कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा है उसका ऑडिट आप नहीं कर सकते हैं, बाकी का कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है, और मैक्सिमम एक साथ में आप 20 कंपनी का ही ऑडिट कर सकते हैं। ये 20 कंपनी कैलकुलेशन करते समय ओपीसी छोड़ देना, स्मॉल कंपनी छोड़ देना, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपया है या उससे कम है उसको छोड़ देना। ठीक है, एंड लास्ट में कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट सजा सुनाया हो, दोषी ठहराया हो किसी फ्रॉड के इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, तो 10 साल जब तक नहीं बीत जाता है, तब तक, ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं।
हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर। पॉइंट नंबर 5 हम लोग को पढ़ना है ऑडिटर का रिमूवल। मतलब कोई कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद यदि उस ऑडिटर को हटाना चाहे तो उसके लिए रूल्स क्या है। तो सेक्शन 140 ऑफ कंपनीज एक्ट में इसका रूल्स लिखा हुआ है। 139 में अपॉइंटमेंट है, 140 में रिमूवल एंड रेजिग्नेशन दोनों है। यदि मान लीजिए किसी ऑडिटर को यदि हमको हटाना पड़ेगा तो बहुत इजी काम नहीं है। एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद यदि उसको हटाना चाहें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बोर्ड्स रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहता है कि ऑडिटर्स नहीं रहे उसको सबसे पहले बोर्ड्स रेजुलेशन पास करना पड़ेगा उस रिमूवल के लिए। बोर्ड रेजुलेशन पास करने के बाद फॉर्म ADT, याद रखना फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म ADT2 फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि आप उस ऑडिटर को हटाना चाहते हैं एंड उसी फॉर्म के थ्रू हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगेंगे कि हमको ऑडिटर को हटाना है। ठीक है, फॉर्म ADT2 सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसी फॉर्म के हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को अप्रूव करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को बोलेगा कि ठीक है जाइए हटा दीजिए उसको। जब बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दीजिए तब हमको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तब हमको स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को बुलाकर स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, 60 डेज के अंदर स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। ऑडिटर को अपना बात बोलने का पूरा मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब काफ़ी पेचीदा प्रोसेस है। पहले बोर्ड रेजुलेशन पास होगा, फिर ADT2 फाइल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन मिलेगा फिर इसके बाद स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई ऑडिटर रिजाइन करना चाहे, कोई ऑडिटर बोलता है कि रिजाइन करेंगे, ठीक है, ऑडिटर रिजाइन करता है तो किसी भी टाइम एनी टाइम कोई ऑडिटर रिजाइन करके जा सकता है। रेजिग्नेशन में ज़्यादा ड्रामा नहीं है, लेकिन रेजिग्नेशन यदि देता है तो उसको ADT3 फॉर्म उसको जमा करना पड़ेगा, कंपनी को देगा एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देगा। कंपनी को देगा एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ADT3 फॉर्म सबमिट करेगा। उसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों रेजिग्नेशन दे रहा है, रीजन ऑफ रेजिग्नेशन उसमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंपनी को एक कॉपी देगा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को दे देगा। ठीक है, यदि गवर्नमेंट कंपनी है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का रूल्स था, यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ADT3 जो फॉर्म है, ADT3 फॉर्म जो है, ठीक है, ये एक कॉपी कंपनी को देगा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को देगा और एक कंपनी कैग को देगा। एक कंपनी की एक कॉपी कैग को देगा। यहाँ पर 3 कॉपी चाहिए, एक कॉपी कंपनी को, एक कंपनी रजिस्ट्रार को और एक कंपनी कैग को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में पावर ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर का राइट्स क्या है एंड साथ में उसका ड्यूटीज क्या है वो भी पढ़ेंगे। इसका मतलब पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑडिटर का राइट्स क्या क्या है, एक ऑडिटर का क्या क्या पावर्स है, पहले देखते हैं। सबसे पहला एसेस बुक्स एंड वाउचर्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर को एसेस करेगा, मतलब एग्जामिन करेगा। ये सबसे पहला पावर है उसका। दूसरा, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज में प्रॉब्लम होने से वो इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन वो मांग सकता है। जितना भी कंपनी का ब्रांचेज है सबका विजिट करने का पावर है उसके पास एंड ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एग्जामिन करने का पावर है।
एजीएम अटेंड करेगा, एजीएम का नोटिस उसको मिलेगा। यदि ऑडिटर कोई खर्च करता है, ऑडिट का काम करते समय वो अपने पॉकेट से कोई पैसा खर्च करता है, तो वो सारा पैसा वो अपने क्लाइंट से वापस लेगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, मतलब ऑडिटर का जो फीस होता है, फीस में से वो खर्च नहीं करता, फीस तो उसका है। अब ऑडिट का प्रोसेस करने में, ऑडिट प्रोसेस कैरी ऑन करने में जो खर्च होगा उसका अलग बिल बनाएगा, वो अलग बिल बना के आपसे लेगा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, जो भी खर्च करेगा वो आपसे ले लेगा, अपने क्लाइंट से ले लेगा। रेम्यूनरेशन लेगा, रेम्यूनरेशन मतलब फीस वो अलग से लेगा, एंड ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। ये पावर्स है ऑडिटर का जो सेक्शन 143 में दिया हुआ है। एंड ऑडिटर का दो काम भी है, दो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, जिसको हम ड्यूटीज बोलते हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, एंड यदि कोई फ्रॉड एंड एरर्स उसको नज़र आता है तो उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है। एंड ऑडिटर के ऊपर यदि पावर एंड ड्यूटीज मिला है, राइट एंड ड्यूटीज है, तो उसके ऊपर कुछ लायबिलिटीज भी है। लायबिलिटीज क्या क्या है? सबसे पहला, यदि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होता है तो ऑडिटर्स लायबल होगा। प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होता है तो ऑडिटर्स लायबल होगा। यदि क्लाइंट जिसका ऑडिट करता है उसका पैसा यदि मिस एप्रोप्रिएट होता है, मतलब उसको मिस एप्रोप्रिएशन मतलब फ्रॉड एंड एरर्स होता है, तो ऑडिटर्स लायबल होगा। यदि कोई फॉल्स स्टेटमेंट, ऑडिटर्स यदि कोई फॉल्स स्टेटमेंट लिखता है तो उसके लिए भी ऑडिटर लायबल होगा। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो जाए या कोई फिगर्स में ऑल्टरेशन हो जाए तो उसके लिए भी ऑडिटर्स ही लायबल होता है। इसका मतलब ये ऑडिटर्स का लायबिलिटी है, एंड ये इसका राइट्स एंड ड्यूटीज है। ठीक है। ये पॉइंट 9 नंबर तक हम लोग पढ़े हैं, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ये वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम आपको नया वीडियो बना कर देंगे। ओके, थैंक यू।